नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र भाल से धर्मेंद्रा सिंधु डिफेंस एकेडमी से आज हम क्विक रिवीजन करेंगे टेंस का कि टेंस कितना ज़रूरी है एरर फाइंडिंग में। एरर फाइंडिंग कभी 20 नंबर, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन सीधे सीधे एनडीए और सीडीएस में पूछे जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि टेंस का क्विक रिवीजन कैसे किया जाता है। एक बात याद रखें, सेंटेंस बनाया जाता है एस, वी, सी और एम में, ठीक है। अब ये तो सेंटेंस का कंपोजिशन है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कोई भी सेंटेंस का टेंस जानना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब यदि आप टेंस को अच्छे से जानना चाहते हैं तो 2 मैन वर्ब और 10 हेल्पिंग वर्ब्स को आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बनता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है इज, आर, एम, आईएनजी से। प्रेजेंट परफेक्ट बनता है हैज, हैव, थर्ड फॉर्म से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है हैव बीन, हैज बीन, वर्ब में आईएनजी से। आपका ये प्रेजेंट टेंस तैयार हो गया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर, आईएनजी से। पास्ट परफेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म से। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, वर्ब में आईएनजी से। ये 4 स्ट्रक्चर्स पास्ट टेंस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट टेंस आपका तैयार है, ठीक। फ्यूचर टेंस के लिए विल फर्स्ट फॉर्म, शैल भी लगा सकते हैं। विल बी आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल हैव थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट। देन विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए यदि आप टेंस पढ़ रहे हैं तो। यदि इन 12 स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर टेंस का ये बेसिक रूल है। मतलब एक समय होता था कि स्पोकन में इन्हीं में हम 1 महीना निकाल सकते थे, लेकिन ये क्या है, ये बेसिक रूल है किसका, टेंस का। ये 12 स्ट्रक्चर मतलब इसमें 2 मैन वर्ब है और 10 हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब है। ये 12 स्ट्रक्चर्स आपको याद है, मतलब आपने पहला रूल समझ लिया है किसका, टेंस का। इन 12 स्ट्रक्चर्स में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो। अब इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे और इनको समझते जाएंगे। आपने इन 12 हेल्पिंग वर्ब्स को देखा है, मतलब 10 हेल्पिंग वर्ब और 2 मैन वर्ब जो टेंस बना रहे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे हम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता कैसे है ये भी आप समझ लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, कॉम्प्लीमेंट एंड मॉडिफायर, ठीक। एक बात याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे बड़ी पहचान है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस हम 3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा सी कुक्स टेस्टी फूड एट होम। एट होम, यहां मैंने क्या लिखा, सी कुक्स टेस्टी फूड। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते वक्त आप जो हैं वर्ब में एस लगा सकते हैं। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है यहां पर, मिस्टर शर्मा टीचेस, मिस्टर शर्मा टीचेस मैथ्स इन द क्लास। आपने यहां पर ये दूसरी वर्ब लिखी जिसमें आपने लगाया ईएस, ठीक। मतलब आप एस और ईएस लगा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है टेंस बनाने का, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का, बॉयज प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। जब आपको सिखाया जाता है तो सेंटेंस बहुत टिपिकल नहीं बनाए जाते, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए जाते। छोटे छोटे सेंटेंस में ही हमारा जो है
समझाने का काम होता है। एक बात याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट तीन तरीके। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता कैसे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए आपको मैन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है, और आप बिना एस या ईएस का भी सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब बिना मैन वर्ब में लगाए। इसके पीछे रूल है, वो भी हम समझेंगे, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। वर्ब में एस लिखकर, वर्ब में ईएस लिखकर, और वर्ब में बिना एस या ईएस करके प्रेजेंट इंडेफिनिट तीन तरीके से बनता है। एस और ईएस क्यों लगता है? यहां पर एसएसपीपी का रूल फॉलो होता है। एक बात याद रखना, किसका रूल फॉलो होता है? एसएसपीपी का रूल फॉलो होता है। पहली बात तो मेरी ये समझे कि सर मैन वर्ब में हम एस या ईएस कब लगाते हैं। तो एक चीज, उस रूल को अच्छे से समझें। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप मैन वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं, और मैन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप उसमें एस या ईएस लगाते हैं। किसको? मैन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप उसमें एस या ईएस लगाते हैं। ईएस का प्रयोग आप तब करते हैं जब मेन वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ और वी का प्रयोग किया गया हो। बाकी सभी जगह हम एस का प्रयोग करते हैं। कब? आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, राधिका कुक्स, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए यहां एस लगा। मिस्टर शर्मा टीचर्स, ये यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमने ईएस लगाया और एस लगाया। अच्छा, ईएस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट में सीएच था। यदि सीएच आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ईएस लगाना पड़ेगा। बाकी सारी वर्ब के साथ हम एस लगाते। ये तभी होगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये भी चीज आपको जानना जरूरी कि सर एस और एएस का प्रयोग कब किया जाता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मैन वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, बाकी कहीं भी नहीं होता। अच्छा, यहां पर आप एसएसपीपी के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक बात याद रखिए, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये आपको समझना पड़ेगा। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, सी, इट और कोई भी नाम और नाउन विदाउट ईएस और एस। मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि स्टार मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि कुछ नाउन ऐसी होती है जिनमें एस या ईएस नहीं लगता, फिर भी वो प्लूरल होती है, वो हम आगे समझेंगे। तो याद रखें, ज्यादातर नाउन विदाउट एस या ईएस सिंगुलर ही कहलाती है। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। इज, वॉज, हैज और मैन वर्ब विथ ईएस एंड एस। याद रखें, जब भी मैन वर्ब के साथ एस या ईएस दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि मैन वर्ब जो है सिंगुलर हो गई है। एक बात याद है, जब नाउन के साथ एस या ईएस नहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये सिंगुलर हो गई। ये एसएसपीपी का, एसएस का कॉन्सेप्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट कितने सिंगुलर है ये आप देख रहे हैं, वर्ब कितनी सिंगुलर है ये आप देख रहे हैं। तो यहां आपको सब्जेक्ट प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एक बात आप याद रखें, वर्ब भी प्लूरल होगी। कैसे? देखो, आपने देखा यू प्लूरल माना जाता है, वी प्लूरल माना जाता है, दे प्लूरल माना जाता है। नाउन विथ ईएस और एस। याद रखें, यदि किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगा हो तो उसे प्लूरल माना जाता है। लेकिन मैं यहां कहूंगा कंडीशन अप्लाई। कुछ नाउन ऐसी होती है जिनमें एस या ईएस तो लगा होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होती है। यह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिवीजन करेंगे तब देखेंगे। अब देखो, यदि मैं इनके साथ वर्ब प्रयोग करूंगा तो मुझे पता है प्लूरल में आर, वर, हैव और मैन वर्ब विदाउट
विदाउट ईएस और एस। याद रखें, जब मैन वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया गया हो तो उसे प्लूरल माना जाता है, याद रखें। और जब मैन वर्ब नाउन के साथ ईएस और एस का प्रयोग किया गया है तो उसे प्लूरल माना जाता है। तो यहां मैन वर्ब के साथ एस या ईएस का नहीं होना प्लूरल है, वहां होना मतलब कि सिंगुलर है, और यहां नहीं होना प्लूरल है, वहां नहीं होना सिंगुलर है या होना प्लूरल है। तो दोनों वाइस वर्स हैं, लेकिन आप इस चीज को अच्छे से समझे कि ये एसएसपीपी का कॉन्सेप्ट क्या है। टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को समझना पड़ेगा, क्योंकि एस के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का तरीका आपको पता हो गया। 3 तरीके हैं। वर्ब में एस भी लग सकता है, ईएस भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। नहीं कब नहीं लग सकता? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं लगेगा। मैंने यहां कहा स्टूडेंट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो नहीं लगा यहां पर। यहां आपका नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन यदि यही मैंने कहा स्टूडेंट सिंगुलर है तो मैंने कहा रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो यहां पर ये मैंने ये कर लिया यहां पर। तो याद रखें आप, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो एस लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने एस नाउन में लगा दिया है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपको नाउन को सिंगुलर बनाना है। एस नाउन को प्लूरल बनाता है, वर्ब को सिंगुलर बनाता है। वैसे तो मैन वर्ब सिंगुलर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, ये स्पेशल रूल आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लो। अब आपको पता हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता कैसे है। आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूरी कहां होता है, जहन में डालें। यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, रैरली, मैरली, हार्डली, स्कार्सली, ऑफन, ठीक ना, ऑफन, एवरीडे, एवरी डे, यहां पर ऑलवेज है, यूजुअली है, ठीक है, रैरली है, मैरली है, हार्डली है, स्कार्सली है, ऑफन है, एवरीडे है, ठीक है। इनका यदि हम प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी और भी हो सकते हैं, ये ऑलवेज है, यूजुअली है, रैरली है, मैरली है, हार्डली है, ऑफन है, स्केर्सली है, एवरीड है, यदि किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ लीजिएगा सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट होना तय हो जाता है। अपन यहां उपयोग करते हैं नहीं, सी या ही ऑफन आस्क्स सिली क्वेश्चंस, ये तो यहां पर ये सेंटेंस हमको समझ में आ गया कि ये आस्क में एस लगा है और ये ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। यदि आप इनमें स्टूडेंट्स कम स्कूल एवरीडे, ये यहां पर। अब इसमें आप डेली भी लिख लें, डेली भी इसी का हिस्सा है, जो फ्रिक्वेंटली जो है ना वो भी इसी का हिस्सा है, याद रखना। तो ऐसे वर्ड्स का उपयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत रेयर यूज या फिर कुछ अजीब यूज होते हैं, तब इनका ये बदल जाता है। जैसे हार्डली में आपने देखा हो, जब कंजंक्शन में हार्डली और व्हेन का प्रयोग किया जाता है तो सेंटेंस किसी भी टेंस में चला जाता है, मतलब विशेष तौर से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में टेंस चला जाता है। लेकिन यदि इनका एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है सेंटेंस के मिड में, तो समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनाते हैं, और ज्यादातर एरर उसी का होता है। जहां पर इनके अलग अलग यूज हैं तो आगे उन चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं कि 90% ये जो है यूज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इनका उपयोग किया गया तो समझ लीजिएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो मैं कहूं कि सर यदि किसी सेंटेंस में फ्रिक्वेंटली, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, मैरली, हार्डली, स्कार्सली, ऑफन, एवरीडे
जैसे शब्द का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। ये ज्यादातर एरर जब हम वर्कशीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसा है। तो एक बात जहन में याद रखें, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा बन रहा है या आप इस चीज को समझ रहे हैं। अच्छा, और एक चीज समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके साथ सीक्वेंस बनाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ सीक्वेंस बनाता है। यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा ही होगा। इफ यू कम एट माई होम, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई विल वेलकम यू। ये तो यहां सेंटेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे? अपन ने कहा इफ यू या इफ स्टूडेंट्स डू हार्डवर्क, ठीक है, तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, आप देन भी लगा सकते हैं। इफ यू डू हार्डवर्क देन स्टूडेंट्स दे विल गेट गुड मार्क्स। तो यहां पर ये सेंटेंस है, तो ये विल गेट क्या हुआ? फ्यूचर। ये डू क्या हुआ? प्रेजेंट। तो याद रखें, यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बाद वाला जो सीक्वेंस बनाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही होगा 100%। और आपने तो पढ़ा है, जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा इफ और देन के मामले में इफ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और उसके बाद जोड़ा गया देन के साथ हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। वैसे इफ अलग सेंटेंस भी बनाता है, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस भी बनाता है, सपोजिशन वाला सेंटेंस भी बनाता है, उसकी कंडीशन आगे है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जहां तक बात यदि बहुत सिंपल सेंटेंस बना रहा है इफ, तो फिर पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, यदि वो सेंटेंस इमेजिनेशन में नहीं है। यदि वो सेंटेंस इमेजिनेशन में नहीं है तो 100% इफ फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की सीक्वेंस ही बनाएगा, चाहे वो अकेला ही क्यों ना यूज हो। ये अकेला होगा तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही जाएगा। अच्छा, देन होने की जरूरत नहीं, देन नहीं भी लगा हो तब आप कॉमा लगा सकते हैं, किसके साथ? इफ के साथ। तो याद रखें, यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। और ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम्स के अंदर एरर बनी है, जब एरर फाइंडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, और चीज समझे यहां पर, कभी भी ये जो अनटिल है, अनलेस है, ठीक है, और एज सून एज है, ये हमेशा इनका पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता ही बनता है हमेशा। बहुत रेयर होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में जाते, जैसे मैंने कहा अंटिल यू से सॉरी टू मी आई विल नॉट फॉरगिव यू। तो मैंने क्या कहा भाई, जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं कहते हो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का ये कितनी बार तो एग्जाम में आ चुका है। जैसे अंटिल अनलेस देखो, अनलेस दे डू हार्डवर्क, ये दे विल नॉट पास एग्जाम्स, दे विल नॉट पास एग्जाम। ये तो यहां हमको समझ में आया कि हाँ सर बिल्कुल ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है और विल नॉट पास फ्यूचर इंडेफिनिट है यहां पर। तो अंटिल अनलेस सेंटेंस जो है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएगा ही बनाएगा। एज सुन एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये वी विल अंडरस्टैंड the problem of parents। ये तो यहां पर अपन को पता चला विल अंडरस्टैंड फ्यूचर है सर और ग्रो जो है प्रेजेंट है। तो ये मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा जहन में डालो, मैंने कहा अंटिल अनलेस और एज सून एज का पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट की सीक्वेंस बनाता है। और कितने ही एग्जाम यदि ये बीच में भी यूज होते हैं तब भी अंटिल अनलेस एज सून एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएगा।
कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है किसी भी एग्जाम से, मैं एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस कहीं भी ले लो, तो याद रखे प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब में एस भी हो सकता है, ईएस भी हो सकता है और बिना एस या ईएस की वर्ब भी हो सकती है। तीन तरीके से सेंटेंस बनता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एक बात याद रखनी, यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, मैरली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, एवरीडे, डेली का यूज है तो 100% उसके चांस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इफ हमेशा अपनी सीक्वेंस में यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इफ की सीक्वेंस, इफ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और देन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट बनाता है। अनटिल, अनलेस और एज सुन एज का पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा ही होगा। यदि प्रेजेंट टेंस में एरर आ रहा है तो ये एरर 110% होगा, क्योंकि इसके बाद प्रेजेंट टेंस में कुछ होता भी नहीं है और उसका मतलब कि कोई ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। याद रखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट जब कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे तो सिंपल सा रूल क्या बनेगा सर? सब्जेक्ट बनेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगी, कॉम्प्लीमेंट लगेगा, मॉडिफायर लगेगा। ठीक है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सर कैसे सेंटेंस बन सकते हैं? मैंने कहा कि सी इज मैकिंग काइट्स इन द रूम। तो यहां मैंने क्या कहा? ये इज मैकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने यहां पर आर लगाया, पीपल आर वेटिंग फॉर लीडर। ये यहां पर मैंने आर वेटिंग लगाया। यहां पर आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स, ये तो यहां मैंने सिंगिंग लगाया। तो आप समझ गए होंगे कि जी सर इज, आर, एम के साथ यदि आईएनजी लगता है तो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस बनता है। इज सिंगुलर के साथ होता है, आर प्लुरल के साथ होता है, एम बहुत मतलब ये चीज रह जाती है कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए प्रयोग किया जाए, किताबों में तो कम ही यूज होता है। तो याद रखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है कि भाई सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर, आईएनजी लिखेंगे, है ना, आईएनजी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ये क्या कि कुछ मैन वर्ब ऐसी होती है जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। आपको में कि यहां यदि ये देखो, ये एंड है, ये एंजॉय है, ये नो है, ठीक है, ये ऑब्जर्व है, ये कंप्लेन है, ये बिलीव है, ये लव है, ये वांट है, ये सिख है, ये सिख है, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट है। कभी आप लगाने को कहा नहीं लग जाता। देखो ये वर्ब्स आप देख रहे हैं, इन वर्ब्स में आप क्या करते हैं? इन वर्ब्स में आप डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि यहां पर आप इनके साथ आईएनजी लगाते हैं और इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो नहीं बन सकता। आई एम बिलीविंग नहीं बन सकता। कितनी बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इस पर कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पर कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है। सर एंजॉय में तो हम एंजॉइंग करते हैं यार, हम क्या नहीं कर सकते? सब करते हैं, एंडिंग फेंडिंग सब करते हैं, आई एम एंडिंग माई वर्क। लेकिन वास्तव में जब आप ग्रामेटिकली बात करते हैं तो इनके साथ आप वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वर्ब है, इनमें और भी है, इनमें आप वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते और उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। तो याद रखें हर वर्ब के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, हर को कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। तो फिर सर इनको कंटिन्यूअस कैसे बनाती है यार? पैसिव में चले जाते हैं। ये द पार्टी इज बीइंग एंजॉयड, तो एंजॉयड करने के बाद भी, बीइंग लगाने के बाद भी वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो जो सॉलिड मतलब कि प्रेजेंट मतलब कि जो एक्टिवाइज में कंटिन्यूअस नहीं होते वो पैसिवाइज में कंटिन्यूअस हो जाते हैं, और पैसिवाइज में किसी वर्ब में आईएनजी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो याद रखना कि इन वर्ब्स के साथ हम कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता हो गया, इज, आर, एम में आईएनजी लगता है। ये कहां जरूरी होता है और एरर कहां हो जाता है? देखो यदि किसी सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज, राइट नाउ, these days, recently, ठीक है ना,
तो इनका प्रयोग किया गया हो तो एक बात याद रखना, यदि किसी भी सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज, राइट नाउ, दिस डेज, रिसेंटली का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनता है। एक बात याद रखना, इनका सेंटेंस क्या बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा ये एडवर्ब कुछ नहीं बनाते। मैंने क्या कहा आपको कि ऑफिसर्स आर investigating this case now। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, ये नाउ लिखा, ये ना फुल स्टॉप किया, ये प्रेजेंट का मीनिंग क्या हुआ, ऑफिसर्स इस केस की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये नाउ। तभी तो आपने एक चीज देखी होगी, सबसे बड़ी चीज, मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि आपने नरेशन को देखा होगा। मैंने कहा ही सेड आई एम रीडिंग बुक नाउ, आपने ये सेंटेंस देखा है, ठीक है। यहां नाउ का प्रयोग किया गया और यहां पर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब आप इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग बुक देन, ये देन का प्रयोग किया हमने, किसका प्रयोग किया हमने, देन का प्रयोग किया। तो बताओ नाउ क्या हो गया, देन में। तो जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि सर देन का प्रयोग सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जा सकता है। इन द सेम वे नाउ का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग। एक और एग्जांपल्स बताता हूं मैं, सी सेड आई एम सर्चिंग जॉब दीज डेज, ये तो यहां मैंने ये दीज डेज लिखा है, फुल स्टॉप लगाया है, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में करता हूं, सी सेड दैट सी वाज सर्चिंग जॉब दोज डेज, ये दिस डेज का मैंने क्या किया, दोज डेज। तो दोज डेज किस में प्रयोग होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो दिस डेज किस में प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो याद रखें, यदि किसी सेंटेंस में आप नाउ देख रहे हैं, नाउअडेज देख रहे हैं, दिस डेज देख रहे हैं, राइट नाउ देख रहे हैं, रिसेंटली देख रहे हैं, तो उसके 90% चांस है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यदि किसी एग्जाम्स में आ रहा है तो 100% उसी सेंस में आ रहा है। तो याद रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर आईएनजी, ठीक है। और हर वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, और ऐसी कौन सी मैन वर्ब है जिनमें आईएनजी नहीं लगता, मैंने अधिकांश लिखाई है। और मैंने कहा है कि यदि किसी सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, राइट नाउ, रिसेंटली का प्रयोग किया गया है तो 99% चांसेस हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बने। तो यही एरर आपको एग्जाम्स में समझना होगा कि आखिर में टेंस में एरर आता कहां है। अरे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा बनता है, कहां बनता है, तो समझ लीजिएगा कि अपन को समझ में आ जाएगा कि यार कहां बन रहा है। अब सेंटेंस, कभी कभी हमको सेंटेंस समझ में नहीं आता है कि क्या सेंटेंस कर रहे हैं। मैंने कहा कि बॉयज, ठीक है ना, अब यहां पर बॉयज और मैंने यहां पर लिखा क्रिकेट और मैंने यहां लिखा दिस डेज, ये। अब यहां से आप पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है। मैंने ऑप्शंस दिया, प्ले प्लेड आर प्लेइंग। तो आपको फट से पता चल जाएगा कि सर दिस डेज आया है तो मुझे ना इस पर जाना पड़ेगा क्योंकि मीनिंग निकालना है। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट दिस डेज, मतलब इन दिनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां पर आप सीधे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि सर दिस डेज ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। यदि आप नहीं जानते तो क्या ये, चलो ये तो आप जानते होंगे यार, प्लेस ये सर प्लूरल है तो ये नहीं आएगा, सर ये तो आ ही सकता है, ये तो आ ही सकता है। तो ये दोनों क्यों नहीं, क्योंकि हमको पता है कि दिस डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होता है, इसलिए ये ऑप्शन है। यहां समझा रहा हूं तो हल्के हल्के क्वेश्चंस ले रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम्स होती है तो बड़े सेंटेंस बड़ा हो सकता है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट तो वही का वही है ना। अब यहां पर देखें, मैं आगे बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या सर, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट
हैज और हैव का प्रयोग, और वर्ब में सर थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर तो अपनी जगह। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है और मॉडिफायर यदि किसी सेंटेंस में टाइम या प्लेस दिया है तो मॉडिफायर कहलाता है। ठीक है, अब हैज और हैव का प्रयोग किया है थर्ड फॉर्म के साथ तो सेंटेंस परफेक्ट। हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होना जरूरी है तभी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि हैव के बहुत सारे यूजेस हैं। अब मैंने यहां पर सेंटेंस क्या कहा, द टीचर हैज informed all students। यहां मैंने क्या कहा, टीचर हैज इन्फॉर्म्ड ऑल स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पर ये देखा। ठीक है, मैंने कहा यहां पर सेंटेंस में कि फार्मर्स हैव स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो फिर अपन को समझ में आया कि सर हैव स्टार्टेड। तो याद रखें सर प्रेजेंट परफेक्ट क्या, यदि किसी हेल्पिंग वर्ब मतलब कि यदि हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है तो फिर वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। सबको पता है, बहुत कॉमन है, मैंने स्टार्ट में कहा कि ये 12 हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पता है, समझ लिए टेंस पता है। आप समझो कि ये यूज कहां होता है उस चीज में है, ध्यान रहे। यदि किसी सेंटेंस में यट, ऑलरेडी, जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा। एक चीज आप हमेशा याद रखें, यदि आपने किसी सेंटेंस में यट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ का प्रयोग किया गया है तो 100% सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है। मैंने क्या कहा, आई हैवंट डिसाइडेड यट, ये यट यूज हुआ और ये हैवंट डिसाइडेड। मैंने क्या यूज किया, शी हैज ऑलरेडी ज्वाइंड, ठीक ना, ज्वाइन माई क्लास। ये यहां पर मैंने हैज ऑलरेडी का प्रयोग किया। जस्ट क्या है, मैंने कहा बॉयज हैव जस्ट फिनिश्ड देयर फूड, ये यहां हैज जस्ट फिनिश्ड देयर फूड। जस्ट नाउ दे हैव started from here just now। तो आप देख रहे हैं यहां कि इन सब का उपयोग कैसे किया है यहां पर इन सेंटेंसेस को, कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, हिंदी में भी मीनिंग समझ में आया। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है यार, ठीक है ना, वो पहले से ही मेरी क्लास ज्वाइन कर चुकी है, ठीक है ना। दे हैव जस्ट फिनिश देयर फूड, मतलब कि उन्होंने तो अभी अब खाना खाया। अरे वो तो अभी अभी यहाँ से निकले हैं यार, मतलब इनका प्रयोग कहाँ करोगे। इमेजिन करो कि कहीं और यूज हो जाए, कि सर नाउ का कहीं इमेजिन करो कि उपयोग हो जाए कहीं और, कैसे होगा यार। अब बच्चा अपने रूम में सो रहा है, आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ चेंज हो सकता है यदि नाउ को आप कंजंक्शन बना दो, स्टार्ट में लिख दो और कॉमा लगा दो तो सेंटेंस टेंस चेंज हो सकता है। लेकिन यदि सेंटेंस के लास्ट में यूज है तो एडवर्ब है और सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। यदि स्टार्ट में है तो कॉमा लगेगा तब कंजंक्शन बनेगा, क्योंकि नाउ कंजंक्शन भी तो है। तो ये इन सब चीजों को आप समझेंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो याद रखे कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आप हैज और हैव और क्या, यदि यट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ यदि किसी सेंटेंस में तो आपको सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बनाना ही है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट किसी के साथ भी सीक्वेंस नहीं बनाती, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे सीक्वेंस नहीं होती। जैसे पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो बाद वाला फ्यूचर हो जाएगा। अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब फार्मूला, सर सब्जेक्ट लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, बीन लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगी। सर कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर तो लगेगा ही, लेकिन इनकी शर्त है यहाँ पर सिंस और फॉर होना बहुत जरूरी है। मतलब एक चीज समझें आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में जो फर्क है वो फर्क क्या है, बस फर्क इतना है कि जो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग नहीं होती और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग होती, बस इतना फर्क है, बाकी तो दोनों ही काम कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब दोनों में जो फर्क है वो टाइमिंग का है, वहां सुबह से आ गया। जैसे मैंने क्या कहा, हिज मदर हैज बीन वर्किंग, हिज मदर, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर तक की जगह मिल जाए यहां पर, सिंस और फॉर, ठीक है। हिज मदर हैज बीन वर्किंग in the kitchen since morning। तो मैंने यहां क्या लिखा है, यहां since morning लिखा है, क्यों, ये परफेक्ट टेंस। तो याद रखें कि यदि मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया, मतलब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया है, मतलब समझ लीजिएगा कि मुझे सिंस को प्रयोग करना ही है, फॉर का भी करना ही है मुझे। मैंने क्या कहा, टीचर्स हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 2 hours, ये पर मैंने टाइमिंग लिखा है, ये यहां पर हैज बीन। तो याद रखें सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहां करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हैज बीन हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, वरना इसके बगैर तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अधूरा ही रहता है। लोग कहते हैं सर सिंस का प्रयोग कहां करें, सिंस का प्रयोग पूरे कैलेंडर के साथ करो, पूरा जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग करो। कैसे सर, यदि आपको कोई डे आए तो सिंस लगाओ, सिंस मंडे, यदि कोई डेट आए तो सिंस लगाओ, सिंस 15 अगस्त, कोई मंथ आए तो सिंस लगाओ, सिंस जुलाई, कोई ईयर आए तो सिंस लगाओ, सिंस 2009, कोई ओकेजन आए तो सिंस लगाओ, सिंस दीपावली, और यदि मॉर्निंग है तो सिंस लगाओ, सिंस मॉर्निंग, यदि इवनिंग है तो जो है सिंस लगाओ, सिंस इवनिंग, आफ्टरनून है तो सिंस लगाओ, आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, और यदि किसी टाइम के साथ लास्ट लिखा है और फिर टाइमिंग लिखी है तो भी सिंस लगाओ, सिंस लास्ट 2 days। तो कौन कहता है कि सर वो सिंस का प्रयोग क्लियर नहीं है, यार पूरी कैलेंडर के साथ लगाओ, डे, डेट, मंथ, ईयर, ओकेजन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, लास्ट प्लस टाइमिंग। तो फिर सर फॉर के साथ कहां प्रयोग किया जाता है, अरे फॉर तो क्या होता है, फॉर बेचारा इंडेफिनिट टाइमिंग शो करता है। कौन शो करता है, इंडेफिनिट टाइमिंग, बची हुई टाइमिंग वो शो करेगा। भाई बची हुई टाइमिंग वो शो करेगा कैसे, जैसे फॉर 2 hours, ये बची हुई टाइमिंग, फॉर 6 month, ये फॉर 6 months, फॉर 7 years, मतलब इस तरह की टाइमिंग को शो करने के लिए कौन बनाया है, फॉर बनाए। वो डेफिनेट और इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा जहन में कि यदि ये जो फॉर है द लास्ट जुड़ जाए उसके साथ तो सेंटेंस फॉर भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, बल्कि परफेक्ट टाइमिंग शो करेगा, डेफिनेट टाइमिंग शो करेगा। यदि मैंने सेंटेंस बोला मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 20 years, तो ये फॉर द लास्ट 20 years इक्वल टू सिंस लास्ट 20 years। यदि फॉर के बाद द लगा दिया जाए तो वो वैसा ही मीनिंग देगा जैसा सिंस देता है। जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस लास्ट 20 years, तो मैंने जो यहां सिंस लास्ट 20 years किया है, मैं अब यहां से सिंस हटाऊंगा। मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 20 years, मतलब द लगाने भर से सिंस हट जाता है, मतलब द लगाने से उतना ही मीनिंग देगा जितना सिंस देगा डेफिनेट वाला। तो याद रखे फॉर भी सिंस का मीनिंग देता है, मतलब डेफिनेट टाइमिंग का मीनिंग देता है। यदि उसके साथ द लगा दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा, एक चीज को आप हमेशा समझिए। हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सर पास्ट इंडेफिनिट मतलब आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में, सर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब को सेकंड फॉर्म करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है और मॉडिफायर लेना है, और वर्ब को सेकंड फॉर्म। एक और आपके जहन में मैं बात डाल दूं, जब आपकी मैन वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह दिखाई दे और उसके पहले कोई मैन वर्ब ना हो तो समझ लीजिएगा वो सेकंड फॉर्म में होता है। कौन सेकंड फॉर्म में होता है, आपका वर्ब। जैसे मैंने क्या किया यहां पर, दे किल्ड इनोसेंट पीपल, तो यहां ये
यदि मैं हैव किल्ड लिख दूंगा तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, लेकिन अभी इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सेकंड फॉर्म में है। एक बात याद रखना, तो यहां सी न्यू एवरीथिंग अबाउट यू, तो सी न्यू एवरीथिंग अबाउट यू, तो यहां ये न्यू ये उपयोग कर लिया अपन ने यहां पर। तो अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। मैंने कहा कि चिल्ड्रन वेंट टू देयर स्कूल, ये स्कूल्स, ये वेंट, तो ये अलग अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म रेगुलर भी होती है, इरेगुलर भी होती है। सर कैसे रेगुलर और इरेगुलर? अरे भाई, ये जैसे किल है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने इसे किल्ड किया, ये सेकंड फॉर्म रेगुलर है, ठीक है, इसे हम रेगुलर कहेंगे। लेकिन मैंने यहां कहा स्पीक, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने यहां कहा स्पॉक, ये इरेगुलर हुआ। जैसे मैंने कहा यहां पर वियर, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये मैंने कहा वॉर, ये जो है ये मैंने वॉर लिखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वियर का, ये इरेगुलर है। यदि मैंने यहां पर वर्ब लिखा वर्क और मैंने इसको सेकंड फॉर्म बनाया वर्कड, तो ये रेगुलर है। लेकिन मैंने यहां लिखा टैक और यहां मैंने सेकंड फॉर्म लिखा टुक, तो ये जो है इरेगुलर है। यदि मैंने लिखा यहां पर टीच और मैंने यहां लिखा टॉट, तो ये इरेगुलर है। यदि मैंने लिखा यहां पर गिव और यहां मैंने लिखा गैव, तो ये क्या है? ये यहां पर इरेगुलर। तो याद रखें, रेगुलर किसको? जहां पर हम डी और ईडी लगा दे। इरेगुलर किसको? जिसको हम बिल्कुल अजीब तरीके से बना देते हैं कि आप कुछ कितनी तो सारी वर्ड्स है। अब जैसे आप ये स्पेंड है, तो यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सेकंड फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं? स्पेंट, टी लगाया। लेकिन जैसे अब ये कट है, तो इसका सेकंड फॉर्म भी वैसे का वैसे ही होगा, थर्ड फॉर्म भी वैसे के वैसे होगा। तो ये पढ़ना चाहिए सेकंड फॉर्म के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत बड़ा एरर आता है ना, तो उस चीज को समझना चाहिए कि कैसे ये एरर मेरे को बनाना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब चीजों सीखोगे तो आपको पता हो गया ना। सेकंड फॉर्म मतलब यदि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह दिखाई दे रही है और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो समझ लीजिएगा वो सेकंड फॉर्म में है और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, एक और आपको पास्ट इंडेफिनिट की याद दिलाएगा कौन? यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट और लास्ट प्लस टाइमिंग, लास्ट प्लस टाइमिंग कौन सी? नॉन परफेक्ट हो, तो सेंटेंस कौन होगा? सर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, ये पक्का है। ना मैंने क्या कहा? सी कॉल्ड मी यस्टरडे, तो क्या कहा मैंने? सी कॉल्ड मी यस्टरडे। यस्टरडे कहां आया? सेकंड फॉर्म में, ठीक है। आई मेट हिम 2 days अगो, ये अगो का प्रयोग कहां किया? नरेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके बारे में भी कहानी, ये की ना। तो वी डिस्कस्ड दिस मैटर इन द लास्ट मीटिंग, तो फिर अपन को पता चला हां सर ये लास्ट। तो आप याद रखें कि इनका प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कि सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान में नहीं आता। अरे इनके बगैर पास्ट इंडेफिनिट आता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि पास्ट इंडेफिनिट आपको मैंने बताया कि यदि वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट। सर नहीं बस समझ में आया, ये इनके बगैर तो पास्ट इंडेफिनिट आता ही नहीं है। 99% वो इनके साथ ही आता है, तो खुद ब खुद पहचान जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं। तो एक और कॉन्सेप्ट है, एक बात याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट का एक दोस्त है पास्ट परफेक्ट। यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा ही होगा। एक बात ये, when I reached at station, the train had gone। तो याद रखें ये सेंटेंस, यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, याद रखें ये चीज। और जब भी कभी ये जो वैन आए, यदि वैन का मीनिंग यदि आपने कहा जब निकला है, जब एक मीनिंग रखता है कब है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएगा। कब है तो क्या बनाएगा? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब है तो क्या बनाएगा? याद रखे पास्ट इंडेफिनिट 100% बनाएगा वो।
सर इधर उधर बना सकता है, बना तो सकता है स्पोकन में, लेकिन ग्रामर में नहीं बना सकता है वो। एक सेंटेंस आपने सुना होगा, व्हेन डॉक्टर रीच्ड एट हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड। ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, ये रीच्ड। तो याद रखें, यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। एक चीज आपको याद रखें। और व्हेन जब भी सेंटेंस बनाएगा, कहीं भी यदि सीक्वेंस में दो सेंटेंस बना रहा है, तो व्हेन वाला सेंटेंस 100% पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। एक चीज आप समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट मतलब कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है इस पर। तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे या गो, ठीक है, लास्ट प्लस टाइमिंग है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। और यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट होगा ही होगा। और व्हेन से बनाया हुआ सेंटेंस सीक्वेंस में, दो सेंटेंस के सीक्वेंस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप समझ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि सर पास्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या। आप सब्जेक्ट लिखना है, वाज लिखना है, वर लिखना है, वर्ब में आईएनजी लिखना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मॉडिफायर लिखना है। ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए सेंटेंस यहां पर सीधे मैंने यहां पर कहा कि विमेन वर शाउटिंग स्लोगन्स इन द मीटिंग। तो यहां पर ये मैंने सेंटेंस लिखा, ये वर शाउटिंग स्लोगन्स, ये यहां पर हो गया ये। तो ये विमेन क्या है, प्लूरल है, इस कारण से मैंने वर लगाया है। तो यहां पर मैंने कहा रोहित was waiting for you at bus stand। ये यहां पर सेंटेंस मैंने बनाया। तो क्या है ये was है। तो was वर यदि किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो क्या है सर, was वर यदि किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, सेंटेंस सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सर बहुत इजी है, was वर वर्ब में आईएनजी, सिंपल सी बात है। सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ वर। आप देखो यहां पर मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में दोज डेज और देन का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। मैंने आपको नरेशन वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था, क्योंकि वो नरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप समझो। उन दिनों मतलब मैंने क्या कहा, माई फ्रेंड्स वर सर्चिंग जॉब्स। माई फ्रेंड्स वर सर्चिंग जॉब दोज डेज। भाई उन दिनों मेरे दोस्त क्या कर रहे थे, भाई नौकरी तलाश कर रहे थे और मैं पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। ये उन दिनों, तब वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम देन। तो ये कौन है, ये सब ये एडवर्ब है भाई, ये सब एडवर्ब है यहां पर ये। लेकिन नरेशन में मैंने क्वेश्चन बनेगा इसके साथ तो नरेशन जाएगा। नरेशन क्या है, प्रेजेंट, पैसिव, एक्टिव, नरेशन, इन सब से मिलकर टेंस बनता है भाई। लेकिन जो है स्टार्टिंग मैंने क्विक रिवीजन किसका कराया, टेंस का, नॉर्मल का। क्विक रिवीजन में 2 दिन का रहेगा मेरा पैसिव का और 2 दिन का रहेगा मेरा नरेशन का, क्योंकि क्विक रिवीजन वो थोड़े बड़े बड़े हैं। लेकिन इसका क्विक रिवीजन मैं करा रहा हूं कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि किसी सेंटेंस में दोज है, देन है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो याद रखिए। अच्छा एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। बात याद रखना। क्या कहा मैंने, वी वर सिटिंग इन द गार्डन, वी वर सिटिंग इन द गार्डन व्हेन, देन नहीं है हमेशा ना, व्हेन द ट्री फेल डाउन। ये फेल डाउन। तो यहां पर वर सिटिंग पास्ट कंटिन्यूअस, फेल डाउन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। तो यदि पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट जोड़ने का काम करेगा व्हेन। याद रखें ये, हम जब भी इनका उपयोग काम करते हैं तब देखो क्या है, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज डूइंग
आई वॉज डूइंग स्टडी व्हेन ही कैम एट माई होम। ये तो ये कैम सेकेंड फॉर्म, ये वॉज। सर हम तो ध्यान लगा देते, नहीं लगा सकते। आप स्पोकन में लगा सकते, कंपटीशन में नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपटीशन के अपने रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स को हम थोड़ी ना झुटला सकते। मुझे पता है कि वैन के साथ वैन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनाएगा यदि वो इंट्रोगेटिव कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो फिर कैसे वो का यहां कर लेगा, नहीं कर सकता। तो याद रखे, यदि पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट है, यदि पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट है, यदि पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट है। और कौन कब बनता है, एरर यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं पास्ट परफेक्ट की, इसकी बात कर रहा हूं पास्ट परफेक्ट की। अब पास्ट परफेक्ट की मैं यहां बात कर रहा हूं, तो पास्ट परफेक्ट में मैं आपको रिवीजन देता हूं कि पास्ट परफेक्ट क्या सर, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, मॉडिफायर लगाना है, और यहां पर क्या करना है भाई, यहां पर आपको हेड लगाना है सिर्फ, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा कि दे हैड सबमिटेड देयर फॉर्म इन द कॉलेज। तो यहां पर सेंटेंस, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सेंटेंस बन गया। ये हैड सबमिटेड पास्ट परफेक्ट है ये। यदि हैव लगा देता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है ये। तो सेंटेंस किससे जाना जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब से जाना जाता है। और मैंने यहां पर क्या याद दिलाया आपको, वही चीज याद दिलाई कि यदि किसी सेंटेंस में यट, ऑलरेडी, जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। अब वो परफेक्ट टेंस पास्ट का हो या सेंटेंस वो प्रेजेंट का हो। जैसे मैंने यहां कहा दे हैडंट सबमिटेड देयर फॉर्म्स यट, ये सेम ही बात हुई, लेकिन वहां अलग थी, उन्होंने अभी तक अपने फॉर्म ही नहीं जमा किए थे। तो यहां है आई हैड ऑलरेडी सबमिटेड माई फॉर्म, मैं तो अपने पहले से ही जमा कर चुका था। तो वही पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस डिपेंड्स करता है सेंटेंस के आसपास। सेंटेंस की ये प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। एरर फाइंडिंग में एक सेंटेंस नहीं आता, 2-3 सेंटेंस एक साथ आते, लेकिन ग्रामर तो वही होती है ना। अब एक बात यहां एक याद रखना कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। एक बात याद रखना, यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट, और यदि पहले वाला पास्ट परफेक्ट है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा। देखना ये क्या है, आई हैड, ठीक ना, आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम व्हेन ही कॉल्ड मी। ये तो यहां पर ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं उसी सेंटेंस को वाइस वर्स करूं, द पेशेंट हैड डाइड। ये क्या कहा, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर रीज्ड। ये तो ये रीज पास्ट इंडेफिनिट, ये हैड डाइड पास्ट परफेक्ट। तो याद रखिए, यदि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, यदि बाद वाला पास्ट, पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट, बाद वाला परफेक्ट। लेकिन दोनों को जोड़ेगा कौन, व्हेन। सर व्हेन के अलावा कोई और जोड़ सकता है, बिल्कुल जोड़ सकता है। बिफोर लगाइए आप, बिल्कुल बिफोर लगाइए, कि कहीं कहीं बिफोर लगता है तो आप ऐसा नहीं कह सकते सर वो बिफोर लगे, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में ही लगेगा। यहां हेड होगा तब ये बिफोर की संभावना रहेगी। तो याद रखना कि कहां लगाना है। यदि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर परहेज करो, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर लगने की संभावना लग जाए, मतलब 100% लगा सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, यहां पर और एक मैं आपको बात बता दूं कि क्या है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, यदि पहला सेंटेंस इफ हैड थर्ड फॉर्म से बना है तो बाद वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म से बनेगा। किससे, वुड हैव थर्ड फॉर्म से। पैसिव है तो वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म से। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, यदि मैंने क्या कहा, इफ आई हैड डन इट, इफ आई हैड डन इट, ठीक है, कॉमा, दे वुड हैव, ठीक है ना, दे वुड हैव प्लेस्ड मी, प्लेस्ड मी। क्या कहा मैंने, यदि मैं कर लेता, यदि मैं ये काम कर लेता तो मुझे नौकरी पर रख लेते। अब जैसे मैंने क्या, इफ यू हैड कॉल्ड मी,
आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि तुम मुझे फोन करते तो मैं तुम्हारी मदद करता यार, ये हैड और ये। तो याद रखें ये कॉन्सेप्ट भी, यदि पहला सेंटेंस इफ हैड थर्ड फॉर्म से है तो बाद वाला वुड हैव थर्ड फॉर्म से होगा। यदि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। येट ऑलरेडी जस्ट नाउ भी पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट क्या हैड थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस बनाने का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर ही है। अब यहां पर देखे मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं। सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब सिंपल सी बात, आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैड बीन लिखना है, वर्ब के साथ आईएनजी लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मॉडिफाई लिखना है, लेकिन सर सिंस और फॉर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये अब सेंटेंस कैसे बनता है, मैंने यहां पर लिखा द पुलिस हैड बीन डूइंग इन्वेस्टिगेशन in this case since, ठीक ना 2009। ये तो भाई कब से इन्वेस्टिगेशन हो रही, 2009 से, ये हैड बीन। यदि मैं फॉर का उपयोग करूं, सी हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 2 hours, भाई कितने घंटे से वो आराम कर रही है, 2 घंटे से। ये तो सिंस और फॉर का प्रयोग जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया है सेम। अब मैं आपको कहूं कि सर सिंस का प्रयोग सेम कैलेंडर में ही होता है, डे डेट ओकेजन, मतलब कि जो है डे डेट ओकेजन ईयर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून लास्ट प्लस टाइमिंग, सेम उपयोग होता है सिंस का। जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है वही पास्ट परफेक्ट में, फॉर का भी वही होता है इंडेफिनिट टाइमिंग के साथ। और फॉर की सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि फॉर द लास्ट टाइमिंग आ गया तो इक्वल सिंस हो जाता है वो, तो वो भी डेफिनेट टाइमिंग देता है। तो ये सेम चीजें हो गई, यहां पर कोई टेंस बहुत बड़ा काम नहीं है यदि उसका क्विक रिवीजन हो। अब मैं आपकी बात करता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सर मतलब यहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल और शैल का प्रयोग कैसे, सब्जेक्ट लिखेंगे सर विल लिखेंगे, शैल लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर तो कॉमन है ही है, अब विल और शैल दोनों हैं। यदि मैंने कहा कि दे विल सपोर्ट यू इन इलेक्शन, तो यहां पर सेंटेंस आप समझ गए होंगे सर विल सपोर्ट मतलब वही करेगा। यहां पर मैंने कहा कि वी शैल ठीक ना, वी शैल ग्रो ट्रीज इन आर कॉलोनी, ये यहां पर हो गया, तो ये सेल ग्रो हो गया। ये तो वह कहां उपयोग कर लिया अपन ने कि यदि किसी सेंटेंस मतलब कि यदि हम विल और सेल का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ गया। अब यहां पर एक चीज है कि यदि किसी सेंटेंस में याद रखें टुमारो का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया है, टुमारो का। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो का प्रयोग किया है, नेक्स्ट प्लस टाइमिंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि अच्छा कमिंग सून जैसी चीज भी इसी में आती है और सून जैसा वर्ड भी इसी में आता है। तो ऐसे वर्ड आए हैं तो सेंटेंस 100% फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। मैंने क्या कहा, माई अंकल विल कम इंदौर टुमारो, तो ये टुमारो आया तो समझ लीजिएगा कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया 110%। नेक्स्ट प्लस टाइमिंग, मैंने क्या कहा, वी विल लर्न कंप्लीट ग्रामर इन दिस सीरीज, ये तो यहां पर मैंने ये विल चल कर दो, क्या दिक्कत है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखें इन नेक्स्ट लेक्चर्स मतलब कि इन दिस सीरीज नहीं, अपन क्या करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो ये नेक्स्ट लेक्चर क्यों, क्योंकि मैं नेक्स्ट का उपयोग दिखा रहा था ना, तो यहां नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए उपयोग किया जाता है। अब मैं यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि यदि पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो बाद वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, एक बात, या फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यदि पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
तो बाद वाला फ्यूचर में होगा, यदि पहले वाला फ्यूचर में है तो बाद वाला प्रेजेंट में होगा। कैसे? आई विल कम इन द पार्टी इफ ही इनवाइट्स मी। ये तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे? दे विल गेट गुड marks if they do hard work। ये हाँ सर बिल्कुल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये यदि ये मैं इस वाइस वर्स करूंगा तो वह ऐसा हो जाएगा, तो सेम ही तो बात हुई है वहां पर। लेकिन इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही टेंस के एक नंबर भी आए तो 4 नंबर का होता है यार। और टेंस इतना बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, तो आएगा ही आएगा। कौन सा ऐसा एनडीए का पेपर आया जिसमें टेंस का क्वेश्चन नहीं आया हो? अब देखो मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? सर सब्जेक्ट लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, आईएनजी के साथ होगा और कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर तो होगा ही। मैंने कहा हीज ग्रैंडफादर विल बी वर्किंग इन द गार्डन। ये सिंपल सेंटेंस। अच्छा याद मैं आपको बता दूं, ये जो विल बी है फ्यूचर कंटिन्यूअस ना तो पैसिव में बनता है, ना तो इसका कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए एग्जाम्स में ना की तरह पूछा जाता है। स्पोकन में इसका यूज होता है। तो बस इसके बीच में इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते आना चाहिए। ठीक, देन मैं आपको बात कर रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट भाई, फ्यूचर परफेक्ट सर कैसे? भाई सब्जेक्ट लिखना है, विल हैव लिखना है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा एंड मॉडिफायर होगा। ठीक, सेंटेंसेस क्या है? द गवर्नमेंट विल हैव implemented this scheme in the whole country। ये in the whole country, तो यहां पर मैंने will have लगाया, चुका होगा तो आपको तो पता है will। अच्छा यहां पर एक चीज आपके लिए बहुत जाननी है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर, एक बात याद रखना, यदि किसी भी सेंटेंस में बाई प्लस टाइमिंग है, बाई प्लस टाइमिंग, सर बाई प्लस टाइमिंग कैसे होती है? बाई टुमारो, बाई द एंड ऑफ दिस वीक, बाई द एंड ऑफ दिस वीक, है ना, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। ऐसी टाइमिंग आपने कभी भी कहीं भी देखी, समझ लीजिएगा कि सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गया। कैसे? एक चीज देखो, मैंने क्या कहा? आई विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाई टुमारो। ये तो मैंने यहां क्या कहा है? कल तक। ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाई प्लस टाइमिंग का हम प्रयोग करते हैं। एक बात ये इसका रूल है, जहां जितना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कितना बना सकते, कितने, क्योंकि किसी के साथ ये सीक्वेंस बनाते नहीं है। अब हमारा लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सर कैसे? सर सब्जेक्ट होगा, विल हैव बीन वर्ब में आईएनजी होगी, कॉम्प्लीमेंट होगा, देन मॉडिफायर होगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? Indians will have been remembering their great leaders। ये चीज पर याद करते रहेंगे। आपको तो पता है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव में भी नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट के साथ सिंस फॉर भी नहीं लगता, फ्यूचर परफेक्ट के साथ कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है।
इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कराया। मैंने बेसिक रूल बताया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एम आर आईएनजी, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन आईएनजी, सेकंड फॉर्म वाज वर आईएनजी, हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन आईएनजी, विल फर्स्ट फॉर्म, विल बी आईएनजी, विल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन आईएनजी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंस का, और बाकी ये सारे रूल्स को ठीक से पढ़ो। किसी भी एग्जाम्स के अंदर टेंस से कोई भी रिलेट कोई क्वेश्चन आ जाए और यहां से सॉल्व ना हो तो भाल से सर का नाम बदल देना। नेक्स्ट लेक्चर में इसी जो क्विक रिवीजन कराया है एनडीए सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन कराएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में एरर फाइंडिंग कर रहे हैं टेंस से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।